वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के अंतर्गत आने वाले पहले चैप्टर को। तो पहले चैप्टर में हम लोगों को जो चीज़ें पढ़नी हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में तुम लोग को जो चीज़ें देखनी है वो सारी की सारी मैंने शॉर्ट में कंसाइज नोट्स बना के यहाँ पर दे दी हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो कर लेना और जो मैं बोलता जाऊँगा केवल उसको सुन लेना। तो सारा का सारा तुम्हारा डेटा क्लियर हो जाएगा। एक तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इन नोट्स को प्रॉपर तरीके से एक बार रिवाइज़ कर लो, देख लो अच्छे से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम तो यदि मैं बात करता हूँ जैसे कि पहले वर्ड से हमारे चैप्टर के, तो देखो क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रियाएँ बेसिकली क्या होती हैं कि जब किसी भी चीज़ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाता है तो उस चीज़ को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया होना उस चीज़ के साथ। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया पता कैसे लगेगी कि किसी चीज़ के साथ रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो उसका सीधा सा है, यदि हमको उस अभिक्रिया में ये चार चीज़ें दिखती हैं तो देखो सबसे पहली चीज़ वो है अवस्था परिवर्तन, यानी कि किसी भी मैटर का स्टेट चेंज हो जाए, किसी भी तत्व की या पदार्थ की अवस्था में यदि परिवर्तन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है उस पदार्थ के साथ। दूसरी चीज़ होती है यदि रंग में परिवर्तन आ जाए। देखो, किसी चीज़ का रंग रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले अलग था और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यदि अलग हो जाता है तो उसमें हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती है। तीसरी चीज़ यदि हम कहते हैं कि गैस का उत्सर्जन होता है, तो देखो गैस का उत्सर्जन मतलब कभी भी, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि कोई भी धातु जब एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये चीज़ मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए, और चौथी चीज़ जो हमारे पास आती है यह है तापमान में परिवर्तन। यदि किसी चीज़ के तापमान में ड्रास्टिकली चेंज आ जाए तो वहाँ पर भी अभिक्रिया बोली जाती है कि यहाँ पर इस चीज़ के साथ अभिक्रिया होती है। तो देखो, जैसे कि अब रासायनिक अभिक्रिया में तुमको क्या पढ़ना है, पेपर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गई एक मतलब जनरल एक इंट्रोडक्शन वाली बात। तो पेपर के हिसाब से तुम्हें क्या पढ़ना है, यहाँ देखो इस तरीके की अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया। इस तरीके की जो अभिक्रिया हम लिखते हैं रासायनिक रूप में, ठीक है, उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके बारे में देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो सारी की सारी कहलाती हैं अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है वे सारी चीज़ें, वो सारी तत्व या पदार्थ जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ये भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे अभिकारक, इन सभी को बोलते हैं अभिकारक। एक ऑक्सीजन अभिकारक है और मैग्नीशियम भी अभिकारक है, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। ठीक, इसी तरीके से ये जो एरो है ये दर्शाता है कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा क्या है, यानी कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से चालू हुई थी और इस तरफ जा रही है। तो हमारा जो फाइनल जो बना है वो हमको ये मिला है इस रासायनिक अभिक्रिया के रूप में। तो ये दिशा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। हमारी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मिलने के फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, उत्पाद बनता है। जब अभिकारक मिलते हैं और उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप हमें मिलता है उत्पाद। इसको हम हमेशा लिखते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड में। तो उत्पाद को हमेशा लिखा जाता है राइट हैंड साइड में यानी कि सीधे हाथ की ओर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन कि रासायनिक अभिक्रिया को हमें पेपर पे कैसे उतारना है। अब देखो, दूसरी चीज़ जो आती है, एक नया कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में निकल के आता है, वो है समीकरण का संतुलन। तो देखो, किसी भी समीकरण को संतुलित करना क्यों ज़रूरी होता है। देखो, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करेंगे तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया अधूरी मानी जाती है। उसकी वजह ये है कि देखो इसमें लगता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, क्या लगता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अनुसार क्या होता है कि द्रव्यमान किसी भी किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है वो नियत रहता है। पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ह्रास नहीं होता है, किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं सकता, वो नियत रहेगा। एक जगह से दूसरी जगह बस चेंज हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यदि मैं एक रासायनिक अभिक्रिया को जिस तरीके से लिखता हूँ कि मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया है यहाँ पे, फलस्वरूप मेरा बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है वो 2 पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन की भी 2 माइनस होती है, इसीलिए MgO बनता है यहाँ पर। ये एक आगे का पार्ट है केमिस्ट्री में और अंदर जाने की ज़रूरत है इसके लिए। अभी आप केवल इतना समझिए कि यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है तो हम लिख देते हैं एक मॉलिक्यूल।
इसी तरीके से ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमेशा हम आगे ही लिखते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आगे ही लगाते हैं। कुछ भी नहीं है तो एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के अणु जो हैं वो दो हैं, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ ये देखना है कि देखिए ऑक्सीजन के दो अणु आपके ये हो गए, मैग्नीशियम का केवल आपके पास एक अणु है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम का आपके पास केवल एक अणु है और ऑक्सीजन का भी एक ही अणु है। यहाँ दो हैं, यहाँ केवल एक ही रह गया है, तो ये समीकरण मानी जाती है असंतुलित। तो ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं मानी जाएगी। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे हम, इस तरीके से करते हैं संतुलित। यदि आपको कोई गलत रासायनिक अभिक्रिया इस तरीके से दी जाती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कि आप मूलभूत संरचना में परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि इनकी जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर यदि Mg है तो Mg रहेगा, यहाँ O2 है तो O2 रहेगा, यहाँ MgO है तो MgO रहेगा। तो आप इन तीनों को पहले कर दीजिए लॉक। तो हमने इन तीनों को कर दिया लॉक। अब देखेंगे मैग्नीशियम यहाँ पर कितने हैं, देखिए यहाँ मैंने आगे लगा दिया है 2, ये सेम अभिक्रिया है, ये ऊपर जो मैंने लिखी है वही सेम, इसको करेक्ट करके मैंने नीचे लिख दिया है। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर मैंने कितने कर दिए हैं, 2। यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितने हो गए हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अब मैंने आगे लगा दिया इसमें, तो 2 का गुणा अंदर हो जाएगा पूरे में, तो 2 ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के निकलेंगे। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया यहाँ पर बन चुकी है। आपको इन मॉलिक्यूल्स में, यानी कि यहाँ पर हमने लॉक लगा दिया है ना, जैसे O2 में लॉक लगा दिया, तो आप O2 के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये 2 को आप 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, ये O2 का O2 ही रहेगा। आपको जो करना है इस O2 के बाहर करेंगे आप। तो इस तरीके से जो नंबर मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये आप सारे के सारे इसमें बाहर लिखेंगे। तो आप जो पदार्थ आपके बने हुए हैं उन पे आप लॉक लगा देंगे पूरी तरीके से। इस तरीके से आपको जो भी नंबर में फेरबदल करना है वो आप बाहर करेंगे। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है संतुलित किया जाता है। तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि यहाँ पर मेरा फेरस, यानी कि ये होता है लोहा, और पानी के मिलने से Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रही है। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, क्या लग रहा है, नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमें Fe के कितने मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, केवल एक, लेकिन यहाँ Fe के कितने हैं, 3। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन तो चलो यहाँ संतुलित हो रहा है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही मॉलिक्यूल है। तो दिक्कत वाला काम है, क्योंकि ये संतुलित नहीं है। तो ये संतुलित नहीं है। यदि हम इसे संतुलित करने चाहें तो हमें क्या चाहिए, देखो सबसे पहले यदि हम Fe को संतुलित करते हैं, सबसे पहले तो Fe को संतुलित करो। Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। तो Fe के आगे आप 3 लगा दीजिए। तो Fe के आगे मैंने 3 लगा दिया, और Fe जो है ये बंद रहेगा। Fe में मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, Fe ही रहेगा। इसी तरीके से नीचे मैं लिख लेता हूँ H2O। तो H2O पे भी लॉक लगा देता हूँ, जो दिया है वही रहेगा, एरो Fe3O4। इस पूरे पे मैं लॉक लगा देता हूँ यहाँ पर, इसके अंदर मैं कोई भी छिड़कानी नहीं कर सकता। प्लस H2, इस पूरे पे लॉक लगा दीजिए, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यदि मैं बात करता हूँ अब हाइड्रोजन्स की, तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, ये तो संतुलित है। चलिए अब देख लेते हैं ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, देखिए ये ऑक्सीजन है 4। तो क्या मैं यहाँ इसके बाहर 4 लगा दूँ, तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अब मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। लेकिन ध्यान से देखिए ये 4 और गुणा 2, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हो गए टोटल मेरे पास अब 8 हो गए। ये बाहर का 4 और अंदर का 2, जब 4 अंदर गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के टोटल जो मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे वो हो जाएंगे 8। लेकिन राइट हैंड साइड में तो केवल मेरे पास 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके आगे भी 4 लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए हाइड्रोजन के भी 8 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड में, O4 यानी कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड में, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड में, फेरस के 3 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड में, फेरस के 3 मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड में। तो ये जो मेरी रासायनिक अभिक्रिया है ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन निकल के आ गई है। ठीक, तो इस तरीके से आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है। अब देखिए ध्यान से, अगली चीज़ की तरफ हम जब जाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखने को मिलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे प्रकार होते हैं और यही प्रकार आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनमें देखिए क्या आता है, सबसे पहले 4 तरीके के यहाँ पर बेसिकली मैंने इस पेज पर लिख रखे हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें है संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं।
यानी कि एकल का मतलब होता है सिंगल। तो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने आपको बताया था। तो हमारे कोई भी दो पदार्थ मिलकर केवल एक सिंगल चीज़ बना देते हैं, सिंगल, केवल एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि ये दो चीज़ें थीं, ये जुड़ गई। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, हिंदी में संयोजन का बेसिक मतलब होता है जुड़ना। तो ये दो चीज़ें मेरी थी यहाँ पर, ये जुड़ गई और जुड़ के इन्होंने एक उत्पाद बना दिया है। एक रिजल्ट जो मेरे को दिया है पदार्थ के रूप में, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऊष्मा निकलती है इस अभिक्रिया में, इसीलिए यहाँ पे मैंने दर्शा दिया है इसको। इसी तरीके से एक और अभिक्रिया मैंने लिखी है, देखो, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये मैंने बैलेंस करके लिखी है, तो 2 जो मैंने पहले लगा दिया है हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो बनते हैं पानी। ठीक है, तो H2O बनता है। यहाँ पर मैंने बैलेंस करके इसको ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये जो मेरे दो अभिकारक थे, इन्होंने मिलके एक सिंगल उत्पाद यानी कि एकल उत्पाद मुझे दिया है। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से आइए अगली अभिक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो हमारी अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो देखो, अगली जो मेरी अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं हम कि एकल अभिकर्मक, ये जस्ट इसकी उल्टी है, इसके अपोजिट है बिल्कुल, संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है। तो वियोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब एकल अभिकर्मक टूटकर कई उत्पाद प्रदान कर दे, अब टूटने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी दी जाती है हीट के रूप में, यानी कि ऊष्मा के रूप में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, देखो जैसे CaCO3 जो होता है वो संगमरमर का भी फॉर्मूला होता है। तो ये संगमरमर इस तरीके का फॉर्मूला होता है। जब इसको बहुत ज़्यादा हीट दी जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊष्मा दी जाएगी, पड़े पड़े तो अपने आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तो परिवर्तित होगा नहीं, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऊष्मा दी जाती है जब इसको, तो ये टूट के अलग हो जाता है पार्ट्स में। कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। ये चूना पत्थर भी होता है CaCO3। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड अलग बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से अलग निकल जाती है। जब भी गैस निकलती है तो इस तरीके का एरो ऊपर की तरफ दिखा दिया जाता है, तो CO2 गैस उसमें से बाहर निकल जाती है। तो देखो फिर से बता देता हूँ, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकर्मक टूटकर, किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा टूटकर, ऊष्मा दी जाएगी तभी ये टूट जाता है, अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएगा। ये बन जाएंगे आपके उत्पाद, क्योंकि इस साइड आपके अभिकर्मक आते हैं, इस साइड आपके उत्पाद आते हैं। ठीक है, तो कई उत्पाद जब बना देता है तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है सीधा सीधा टूटना या अलग अलग होना। ठीक, तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारी अगली अभिक्रिया की। तो इसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें पूर्ण अभिक्रिया होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो पूरा होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। जिन अभिक्रियाओं के होने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उनमें से हीट निकलती है। उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? हीट निकलती है। तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, ऐसी अभिक्रिया आपने डेली लाइफ में कहाँ देखी है? देखने को मिली होगी बेसिक। तो देखिए, ये अभिक्रिया आपको जो देखने को मिलेगी वो है दिवाली के टाइम पे, जब आपने देखा होगा कि हम लोग जो चूना लेके आते हैं कई बार पुताई करने के लिए घरों में, तो चूने को जैसे ही पानी में डाला जाता है तो उसमें से पहले बुलबुले निकलने लगते हैं, और आपको मना किया जाता है कि इसमें हाथ नहीं डालिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है। तो वहाँ बेसिकली यही रिएक्शन चल रही होती है जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को जब आप मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को जब आप मिलाते हैं, तो वहाँ बन जाता है COH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वहाँ से हीट निकलती है ऊपर की तरफ। तो यही वो रिएक्शन है जो आप देखते हैं चूना पत्थर में पानी डालने के परिणाम स्वरूप। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी डाला, यहाँ पर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ऊष्मा बाहर निकल गई। तो जैसे ही ऊष्मा बाहर निकलेगी हमें समझ में आ गया कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, इस रिएक्शन के पूरा होने की वजह से इसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम भी देखते हैं कि जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब सांस लेना, सो हम जब श्वसन करते हैं तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जब हम बाहर निकालते हैं उसको CO2 को, तो CO2 जो होती है गर्म निकलती है। ठीक है, हमारे शरीर में से जो ऊष्मा होती है वो भी साथ में निकलती है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, या मैं आपको नोट करवा दूँगा आगे। अगली जो मेरी अभिक्रिया है यहाँ पर देखिए, अगली जो अभिक्रिया आती है वो आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में देखिए क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है, इसका जस्ट उल्टा रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, कि वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो
CaCO3 क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था यही चीज़, कि जैसे ही आप CaCO3 में ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो ये दो चीज़ों में टूट जाएगा। फर्स्ट है CaO एंड CO2 गैस उसमें से अलग हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपके अभिकारक होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, इसी कारण इनको बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्मा का शोषण कर लेना, अपने आप में शोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऊष्मा को। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास उपचयन अभिक्रिया। देखो अगला उपचयन अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं, ये दो प्रकार की और अभिक्रियाएं आती हैं, उपचयन और अपचयन, ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है कि जब भी दो पदार्थ रिएक्ट करेंगे और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन कैसे जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब होता है कुछ इस तरीके से। देखो मान लो कि हवा में कॉपर रखा हुआ है, मतलब वायुमंडल में हमारे कॉपर रखा हुआ है, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके और थोड़ी बहुत ऊष्मा लेकर ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक, कॉपर ऑक्साइड हरे रंग का होता है, तो जब भी आप तांबे को खुला छोड़ देते हैं वायुमंडल में तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और ये जो है ना हरे रंग की परत होती है, हरे रंग की परत होती है। तो कॉपर पे जो जंग लगती है वो हरे रंग की लगती है। इसी तरीके से जब आप लोहे को नमी में खुला छोड़ देते हैं वायुमंडल में तो वो भी इसी तरीके से रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से और फेरस ऑक्साइड बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बना लेता है वहाँ पर। तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, यानी लोहे में जंग लग जाती है, उसका कलर जो होता है वो लाल कलर होता है। इसी तरीके से कॉपर में हरा कलर होता है। तो देखो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के जुड़ जाने पर उपचयन अभिक्रिया होती है, ये चीज़ समझ लेना। ये ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे सिंपल सा क्या, उपचयन अभिक्रिया। ठीक, इसी तरीके से इसकी जस्ट अपोजिट मैंने बोला था कि अपोजिट आती है। तो देखो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के निकलने से या ह्रास होने से या फिर हटने से, जब हट जाती है ऑक्सीजन उस पदार्थ में से तो उस घटना को बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे जुड़ रही थी, CU पहले अकेला था, ऑक्सीजन आया इसके पास, दोनों साथ मिलके बैठ गए, तो ये हो गई उपचयन अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड यहाँ था, हाइड्रोजन अलग था, दोनों मिले, अब हुआ क्या कि कॉपर में से तो ऑक्सीजन निकल गई और हाइड्रोजन के पास जाके बैठ गई। तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पर, देखो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया ना यहाँ पर, तो कॉपर में से जैसे ही ऑक्सीजन निकला तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई यहाँ पर, अपचयन अभिक्रिया। तो कॉपर के लिए अभिक्रिया कैसी हो गई, अपचयन अभिक्रिया। समझ गए, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया इसीलिए कॉपर के लिए अपचयन अभिक्रिया। लेकिन यहीं देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, हाइड्रोजन पहले अकेला था यहाँ पर, अब यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि उपचयन अभिक्रिया हाइड्रोजन के लिए उपचयन अभिक्रिया भी है यहाँ पर। तो दोनों अभिक्रियाएँ हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों अभिक्रियाएँ कभी साथ में हो, बिल्कुल हो सकता है। उसी के लिए बनाई गई थी एक नई टर्म जिसको बोला गया था रेडॉक्स अभिक्रिया। कि मान के चलो यदि दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे, उसको उपचयन बोलेंगे या अपचयन बोलेंगे। तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो क्या होती है कि जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हो जाएं तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। किस तरीके से, देखो ध्यान से, जैसे मैंने ऊपर भी बताया यहाँ पर ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। कॉपर के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी वो उसके लिए। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होते हैं। जैसे यहाँ पर था जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन था, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो जिंक में से ऑक्सीजन निकल के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और जिंक जो है अकेला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो जिंक का अकेला होना यानी कि जिंक में से ऑक्सीजन निकल जाना, इस अभिक्रिया को बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। मैंने जैसा कि बताया था ऑक्सीजन के हटने से, ठीक है, तो जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, अकेला हो गया है ये, तो यहाँ पर अभिक्रिया जो होगी वो अपचयन अभिक्रिया होगी। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी ये उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो जब दोनों साथ में होती हैं तो बोला जाता है कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, अगली जो चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं वो है संक्षारण। देखो संक्षारण से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ संक्षारण क्या होता है। तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखो किसी भी धातु का वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी के साथ क्रिया करके अपने ऊपरी सतह पर अपघटित होकर नए पदार्थ का निर्माण करने को संक्षारण कहते हैं। अगर मैं इसको सरल टर्म में बताऊं तो देखो ये चीज़ क्या होती है कि यदि कोई भी धातु आपकी रखी हुई है वायुमंडल में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कॉपर के साथ होता है या लोहे के साथ होता है, तो कोई भी आपकी धातु जब वायुमंडल में रखी हुई है
तो वायुमंडल में वहाँ पर नमी उपस्थित है और कई सारी गैस हैं जिसमें प्रमुखता से ऑक्सीजन भी उपस्थित है। तो ये जो चीज़ें हैं ये दोनों की दोनों किसी भी मेटल के लिए, प्योर मेटल जब होगी उस पर कोई भी आवरण नहीं चढ़ा होगा या कोई भी परत नहीं लगी होगी, तो उस प्योर मेटल के लिए ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। देखिए, बुरी संगति का असर हमेशा बुरा होता है। इसी तरीके से जब कोई भी मेटल, कोई भी धातु ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में आती है, नमी के साथ रिएक्ट करती है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो वहाँ उसका संक्षारण होने लगता है। संक्षारण का मतलब उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, वो ख़राब होने लगती है धीरे धीरे। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म होती चली जाती है धीरे धीरे। वो परत दर परत क्या होती है, झड़ती चली जाती है, टूटती चली जाती है वो मेटल। ठीक है, तो ये चीज़ मेटल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। संक्षारण मतलब उसका ख़राब होना मेटल का। तो किसकी उपस्थिति में उसको दो गलत दोस्त मिल जाते हैं, कौन? पहला ऑक्सीजन और दूसरा नमी, जो कि H2 होता है, वायुमंडल में उपस्थित नमी। उसके कारण उसके ऊपर एक परत बन जाती है, इसके कारण वो अपघटित होने लगती है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं संक्षारण। देखो, इसका उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना। आप सभी ने ये चीज़ देख रखी होगी कि जब नमी में लोहा जो होता है वो जंग पकड़ लेता है, तो जंग लगने की वजह से लोहा ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से तांबे को जब आप रख देते हैं तो ये भी इस तरीके से हरी परत जमा लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये थी संक्षारण की प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद देखो, अगला जो टॉपिक है विकृत गंध्यता का आता है। विकृत गंध्यता में क्या है, देखो ध्यान से। विकृत गंध्यता में क्या आता है, दो चीज़ों से मिलकर बना ये वर्ड। पहला है विकृत, दूसरा है गंध। विकृत का मतलब होता है खराब यानी बेकार। विकृत गंध मतलब खराब गंध आना किसी भी चीज़ में से। तो किस में से आती है? देखो, जब आप कई दिनों तक खाना रख देते हो खुले में, खुली वायु में जब आप खाना रख देते हो तो खाना धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और उसमें सिर्फ बदबू आने लगती है। उसी बदबू को प्योर हिंदी में बोला जाता है विकृत गंध्यता। जब आपका खाना सड़ने लगता है धीरे धीरे, 2-3 दिन के बाद आपका खाना ख़राब हो जाता है और उसमें से बेकार सी गंध आने लगती है, उसी को बोला जाता है विकृत गंध्यता। उसकी वजह क्या होती है, उसके पीछे का साइंस क्या है? तो यही उसके पीछे का साइंस है। देखो, उसमें होती है उपचयन की अभिक्रिया। कौन करता है उसमें? उसमें मौजूद वसा और तेलीय पदार्थ, यानी उसमें मौजूद जितना भी फैट होता है, जो भी फैटी चीज़ें होती हैं किसी भी भोजन में मौजूद। देखो, भोजन बनाने के लिए हम लोग ऑयल तो डालते ही हैं ना, तो वो जो ऑयल या घी होता है वो सारा का सारा उपचयन की अभिक्रिया कर लेता है। उपचयन की अभिक्रिया मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी क्या होता है, ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण जो अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और वो चीज़ को ख़राब कर देता है। तो उन चीज़ों में से क्या होता है, गंध आने लगती है, ठीक है। उसी गंध आने को, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंध्यता। इसको उपाय उपाय कैसे किया जाता है? देखो, जो चिप्स के पैकेट हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उन चिप्स के पैकेट में आपको क्या लगता है चिप्स मिलती हैं क्या? चिप्स तो बहुत ही कम मिलती हैं, हवा ज़्यादा मिलती है। तो वो जो हवा होती है वो नॉर्मल हवा नहीं होती, हवा होती है नाइट्रोजन। आपको लगता होगा कि नॉर्मल हवा भर देते हैं, नॉर्मल हवा नहीं होती। यदि नॉर्मल हवा भर देंगे तो वो चिप्स जो है काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो चिप्स जो है वो लंबे टाइम तक चल जाएँ, उसके लिए वो क्या करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन निकाल कर उस पैकेट में नाइट्रोजन भर देते हैं। क्योंकि यदि ऑक्सीजन भर दी तो विकृत गंध्यता की समस्या आने लगेगी। हमारा खाना जो है, या जो भी खाना होगा, या चिप्स वगैरह जो होंगी, वो ख़राब होने लगेंगी, उनमें से बदबू आने लगेगी, ठीक है। इसीलिए ये उदाहरण मैंने यहाँ पर दिख रखा। कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके डायरेक्टली ओटी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर में। तो देखो, उन नोट्स में सबसे पहले मैंने बताया था आपको, अम्ल और धातुओं की क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको याद कर लेना। जब भी किसी अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं फिर से। जैसे मान लीजिए जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करेगा तो यहाँ पर ये बनाएगा ZnSO4 प्लस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। देखिए, अगला नोट क्या कह रहा है यहाँ पर, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन मैंने बताया था, जैसे ही हम श्वसन करते हैं तो जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं जो कि CO2 निकालते हैं तो वो गर्म आती है, ठीक है, तो उसमें से गर्मी भी बाहर निकलती है। तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। एक और अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में बेसिकली कुछ नहीं होता, जब किसी विलयन में, विलयन मतलब कोई भी सॉल्यूशन जब आप लेते हैं, तो देखो इस तरीके का परख नली में मान लो आपने सॉल्यूशन लिया, तो इस सॉल्यूशन में जब आपके जो ठोस पदार्थ हैं वो नीचे जमा होने लगते हैं तली में किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये मान लो आपका इस तरीके से ये कोई विलयन है, इस विलयन में ये जो पदार्थ है ना, ये ठोस पदार्थ नीचे नीचे जमा होने लगे इसकी तलहटी में, इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। मैं आपको सीधा सा अगर एग्जांपल बताऊँ ना इसका डेली लाइफ में, तो वो होता है फिटकरी लगाना। जैसे ही आप पानी में फिटकरी लगाते हो ना, तो आप देखते हो नीचे हरा हरा जो है
मटेरियल जमा होने लगता है, बस उसी अभिक्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप देख लीजिए इसको। तो ये था फर्स्ट चैप्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन साइंस के पहले चैप्टर का। आई होप आप लोगों को कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो अगर ये चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, उतने ज़्यादा लोगों का अच्छे मार्क्स आने का चांसेस हैं पेपर में। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और कुछ अगर आपको करेक्शन कराना हो, कुछ दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।